हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपके एडुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैंने इसके पहले आपको जो भी लेक्चर्स कराए हैं तो उसमें मैंने आपको नर्वस सिस्टम कराया है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप जाइएगा उसको ज़रूर से देखिएगा। आज हम करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम पार्ट 2, ठीक है। ऐसे ही धीमे धीमे मैं और क्लासेस लेती आऊँगी आपके लिए। अभी मैं जूलॉजी क्लासेस लेके आ रही हूँ, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए बॉटनी की क्लासेस भी लेके आऊँगी। इन केस इफ़ यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक टू स्टडी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस से रिलेटेड भी आपके लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इमोशनल ब्रेन। इन चारों में से हमारा इमोशनल ब्रेन कौन सा होता है, ठीक है। इन चारों में हमारा इमोशनल ब्रेन कौन सा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लासेस कराई हैं, तो अगर आप मेरी पहली क्लासेस में देखेंगे तो मैंने उसमें आपको बता रखा है कि हमारा इमोशनल ब्रेन किसको बोलते हैं। हमारा इमोशनल ब्रेन होता है ये लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब क्या होता है, सम पार्ट ऑफ सेरिब्रम, some part of cerebrum plus some part of डायसेफ्लॉन, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिला के बनाते हैं आपका लिम्बिक लोब, ठीक है। तो ये सेरिब्रम एंड डायसेफ्लॉन किसके पार्ट है, फोर ब्रेन के, ठीक है। तो लिम्बिक लोब किस में आता है, बेसिकली फोर ब्रेन में आता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम लोग आपका इमोशनल ब्रेन, ठीक। सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम बेसिकली आपकी बैलेंसिंग के लिए जरूरी होता है, बैलेंसिंग ऑफ योर बॉडी, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। ये बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कार्पस कैलोसम क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम होता है आपके राइट हेमिस्फेयर, जो जो आपका सेरिब्रम होता है वो सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक होता है उसका राइट हेमिस्फेयर, एक होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो ये जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर के बीच को जो कनेक्ट करने के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग कहते हैं आपके कॉर्पस कैलोसम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड द डेंड्रियाइट इज कॉल्ड, ठीक है। तो जब क्या होता है, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज जंक्शन, ठीक है। इसको आप ठीक कर दीजिएगा, ये जंक्शन है कि जो हमारा एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होती है, तो उसका जो जंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए ये होता है आपका न्यूरॉन, ठीक है। क्या होता है ये न्यूरॉन होता है। ठीक, अब उस पे ये आपका उसमें क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं साइटोन या फिर क्या कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइटोन या फिर सेल बॉडी। ये क्या है, ये आपका होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। ये क्या होता है, ये होता है आपका सोमा, ठीक है। देन ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके डेंड्राइट्स। फिर ये आपका क्या होता है, ये आपका है एक्सॉन। एक्सॉन को जो कवर किए रहता है शीट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। जरूरी नहीं है कि हर एक
न्यूरॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट हो, कुछ एक्सॉन्स माइलेटेड होते हैं और कुछ एक्सॉन्स नॉन माइलेटेड होते हैं। ये जो दो माइलिन शीट के बीच में जो ये स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। और ये जो आपको सेल्स दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेचॉन सेल्स, सेचॉन सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी है नर्व एंडिंग या एक्सॉन एंडिंग या एक्सॉन, आपको इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोब्स कहते हैं, इसको एक्सॉन लोब्स कहलाता है। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन में जैसे आपका ये न्यूरॉन होता है, ठीक है, और फिर जब यहाँ पे ये जो न्यूरॉन की एंडिंग होती है वहां से क्या स्टार्ट होता है, वहां से स्टार्ट होता है आपका दूसरा दूसरा आपका न्यूरॉन। तो यहाँ पे ये जो न्यूरॉन एंड होता है, न्यूरॉन एंड के और डेंड्रियाइट्स जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ डेंड्रियाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में जो जंक्शन बनता है, इस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, जब कोई मैसेज आता है तो वो मैसेज डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी से होते हुए यहाँ आता है। फिर यहाँ पे जो मैसेज आ रहा होता है वो किसके फॉर्म में आता है, वो आता है आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आता है। यहाँ आता है तो यहाँ पे ये जो लोब्स होती हैं, इन लोब्स में एक आपके केमिकल रिलीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल कोलिन। ठीक है, ये जो एसिटल कोलिन होता है वो यहाँ पे जब रिलीज होता है तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपकी केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन अगेन जब इसको यहाँ पे जब ये मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आया है वो केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है, देन उसके बाद इसको फिर से इसमें जाना होता है, तब ये फिर से कन्वर्ट हो जाती है आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। एंड देन ये प्रोसेस चलता रहता है अंटिल जहां पे ये मैसेज पहुंचना होता है वहां तक ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में जंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। क्लियर, चलिए, which of the following part is injured if memory is injured if memory of a man weakens। ठीक है, कौन सा पार्ट है वो क्या होगा, इंजर्ड हो जाएगा अगर मेमोरी ऑफ द मैन की वीक, मतलब कि अगर वो पार्ट अगर इंजर्ड हो गया तो फिर जो मैन की मेमोरी है वो वीकेस्ट हो जाएगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए आपका ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, ये सेरिब्रम होता है, ये सेरिबेलम होता है और ये आपका होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जो आपका होता है स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग और आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका कंट्रोल करता है आपका मेडुला। 70% ऑफ द ब्रेन जो होता है वो कौन कवर किया रहता है, वो कवर किया रहता है आपका मेडुला। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम आपकी बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंसिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम को हम लोग मेमोरी सीट कहते हैं या फिर हम लोग इसको इंटेलिजेंस सीट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने मेरी पहले की क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हेड होता है, हमारा ब्रेन होता है, उसमें ऐसे कॉन्वोल्यूशंस पाए जाते हैं और जितने ज़्यादा कॉन्वोल्यूशंस पाए जाएंगे उसका मतलब होता है कि जो ब्रेन है वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, उतना ज़्यादा डेवलप्ड है। ये ब्रेन का जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिजेस या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, गायरी। ठीक है, और जो इसका ये वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सल्कस।
या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्रूव्स। ये दो चीजें होती हैं। तो जितना ज्यादा ये रिजेस और ग्रूव्स पाए जाएंगे उतना ज्यादा ब्रेन आपका डेवलप होता है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, रीजनिंग, इन सब के लिए ये ब्रेन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। और हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तो हम लोग मॉमजी कहते हैं। मॉमजी का मतलब होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है आपका, मास्टर ग्लैंड आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है तो वो कौन देखता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है। तो यहाँ पे अगर कौन सा पार्ट आपका अगर इंजर्ड हो जाएगा तो आपकी जो मेमोरी है वो वीक कर जाएगी। कौन सा होगा, सेरिब्रम। तभी कहते हैं कभी सर पे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि सर पे मारने से आपकी पूरी बॉडी की डिस्टर्बेंस हो जाती है। द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय, ठीक है। तो जो हार्ट बीट होती है वो कैसे रेगुलेट होती है, वो कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। देखिए पेस मेकर क्या करता है, ये क्या करता है, इनिशिएट करता है आपके हार्ट बीट को। हार्ट बीट की जो भी इनिशिएशन होती है वो कौन करता है, आपका ये करता है। ये आपके कौन होता है, ऐसे नोड होता है, ठीक है। वेगस नर्व होती है, सिंपैथेटिक नर्व होती है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके हार्ट बीट की रेट को इंक्रीज कराने में या कंट्रोल करने में, ठीक है। मतलब जो भी उसके हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम बेसिकली कौन करता है, वेगस नर्व और सिंपैथेटिक नर्व। अगर यहाँ पे पूछे आपसे पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, तो अगर सिंपैथेटिक कोई चीज को रेगुलेट कर रही है या कोई चीज को इंक्रीज कर रही है तो पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होगा, उसको डिक्रीज करना, ठीक है। तो वेगस नर्व क्या करती है, रेगुलेट करती है आपके हार्ट बीट रेट को, और ये क्या करती है, सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है, इंक्रीज करती है आपके हार्ट बीट रेट को। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसमें आपका होगा ऑल ऑफ दीज, की तीनों ही चीजें जो है आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। Which of the following cranial nerves participate in the regulation of the heartbeat? Trigeminal, trochlear, vagus या hypoglossal? अभी मैंने आपको बताया कि वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है आपके हार्ट बीट को रेगुलेशन के लिए। वेगस नर्व इज, तो वेगस नर्व क्या है, मैंने बताया था आपको उस दिन कि आपकी 12 तरीके की क्रेनियल नर्व्स होती हैं एमनियोट्स में, और 10 तरीके की होती हैं आपकी एमनियोट्स में। कौन कौन सी होती है, ओकुलोमोटर, फिर ऑप्टिक, फिर आपकी कौन सी होती है, अरे ऑल फैक्ट्री, ठीक है, फिर ऑप्टिक, फिर ओकुलोमोटर होती है, देन आपकी होती है ट्रोक्लियर, देन आपकी होती है ट्राइजेमिनल, फिर आपकी होती है अबुडेंस, फिर आपकी होती है फेशियल, फिर आपकी होती है ऑडिटरी, फिर आपकी होती है ग्लोसोफेरेंजियल, फिर आपकी होती है वेगस, फिर आपकी होती है एसेसरी, देन आपकी लास्ट में होती है हाइपोग्लॉसल। तो यहाँ वेगस जो है कौन से नंबर पे आ रहा है, वेगस आपके 10th नंबर पे आ रहा है। तो वेगस क्या होती है, आपकी 10th क्रेनियल नर्व हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, 10th क्रेनियल नर्व, ओके। इन द आईज ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक डिस्क इज कॉल्ड सो। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, देखिए ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है जहाँ रेटिना होता है, रेटिना में का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रेटिना वेयर फ्रॉम वेयर all nerves goes out, उसको हम लोग कहते हैं आपके ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना का वो पॉइंट जहां से सारी की सारी नर्व्स इकट्ठा होके बाहर निकल रही होती हैं, वो पॉइंट क्या होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। इसके पास नो रॉड्स होती हैं ना ही
कोन्स होती हैं, नो कोन्स होती हैं। यहाँ पे नो इमेजेस फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती, नो इमेजेस फॉर्म्ड, कोई इमेज नहीं बनती है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, कोई इमेज नहीं बनने के साथ साथ आपकी इसमें क्या होती है, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है लाइट के लिए, क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि इट इज सेंसिटिव टू लाइट, ये बात एकदम सही है। इट इज अ स्पॉट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द रेटिना, है ना, रेटिना को जहाँ से वो छोड़ के जा रही होती हैं। नो इमेजेस फॉर्म्ड, तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनवर्टिब्रेट्स आईज ऑन ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, देयर आर नाइदर रॉड्स नॉर कोन्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये आंसर सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, पर दोनों साथ में पूछेगा तो ये बात सही हो जाएगी। रॉड्स एंड कोन्स बोथ, ये तो एकदम ही गलत है। When the intensity of the light is low during night, the लाइट इज डिटेक्टेड बाय, तो जब जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, रात के समय पे क्या होती है, बहुत ही आपकी लो हो जाती है। देखिए जो रॉड्स होते हैं, रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके नाइट विजन के लिए, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके नाइट विजन के लिए। कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डे विजन के लिए, या फिर आपके लाइट विजन के लिए, या कह सकते हो आप आपके कलरफुल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके। और जो ये होता है आपका डार्क विजन में होता है, डार्क विजन होता है इसका। और क्या क्या होता है, वाइट इसका कलर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब इंटेंसिटी लाइट की बहुत कम हो तो हमें कैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, तब वहाँ पे रॉड वो एक्टिव हो जाता है। The friction between the eyelids and the cornea is avoided by the secretion of, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन देता है, देन उसके सिक्रीशन से आईलिड्स और कॉर्निया के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। लैक्रिमल ग्लैंड किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपके टीयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टीयर्स के पास क्या होते हैं, लाइजोजाइम, जो कि क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को आपके किल कर देते हैं, ठीक है। कंजक्टिविटा एंड आईलिड्स नहीं, वो ऐसा कुछ सिक्रीट नहीं करते, ये लेयर होती हैं। हार्डनिंग ग्लैंड्स नहीं सिक्रीट करते हैं, आपके होते हैं म्योबियन ग्लैंड्स, जो कि एक लुब्रिकेशन को सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे फ्रिक्शन क्या करता है, अवॉइड होता है, अवॉइड्स फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स आज की आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और आपके लिए ज़रूर बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी। मैं ऐसे ही आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।